भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां कीवी टीम पहले ही सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी है और अब उनकी नज़र इस दूसरे टेस्ट मैच में भी होगी और इस मैच को भी वो जीतकर अजय बढ़त हासिल करने की जरूर मानसिकता रखेंगे। और ये हर टीम का एक सपना होता है कि भारत में आके भारत को कोई टेस्ट सीरीज घर में हराना, लेकिन ये न्यूजीलैंड के लिए राह आसान नहीं होगा। वहीं बात करें टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया भी इस सीरीज में बराबरी करने की मानसिकता से ही मैदान में उतरी होगी और वो अगले 2 मुकाबले को जीतकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए अपने समीकरण को भी आसान बनाना चाहेंगे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में कुल 259 रन बना सके और 259 रनों में उनकी पूरी की पूरी टीम सिमट गई। अगर बात करें कीवी बैटर्स की, तो उनके बैट्समैन में से कॉनवे ने सबसे अधिक रन बनाए, जिन्होंने 76 रन बनाए और वहीं उनके बाद सेकंड में रचिन रविंद्र रहे, जो कि पहले मैच में शतकवीर थे और इस मैच में भी उन्होंने 65 रन का अहम योगदान दिया। और इन दिनों के अलावा बाकी किसी बल्लेबाजों ने कुछ खास नहीं कर सका और यहाँ तक कि 35 रनों का आंकड़ा भी किसी बैट्समैन ने नहीं छू सका। टॉम लेथम की बात करें, जो कि इस टीम के कप्तान भी हैं, तो टॉम लेथम ने 15 रन बनाए, उनके विल यंग ने 18 रन बनाए, डैरियल मिचेल ने भी 18 रन बनाए, टॉम ब्लेंडल 3, ग्लेन फिलिप्स ने 9 रन बनाए, टीम सऊदी ने 5 रन बनाए, एजाज पटेल ने भी 4 रन बनाकर आउट हो गए। खासकर इंडियन स्पिनर्स इस विकेट पर खूब जलवा बिखेरे, जैसा कि उम्मीद भी किया जा रहा था। और ये छठी बार ऐसा हुआ है कि कोई टेस्ट भारत में खेला जा रहा हो और किसी टेस्ट के पहले ही दिन, मतलब कि विपक्षी टीम के 10 बल्लेबाजों को स्पिनर्स ने आउट किया। इससे पहले 5 बार ऐसा हो चुका था कि पहले ही दिन 10 के 10 बल्लेबाजों को स्पिनर्स ने आउट किया और ये छठी बार ऐसा हो गया कि किसी भी टेस्ट के पहले दिन विपक्षी टीम के सभी बल्लेबाजों को स्पिनर्स ने आउट किया, जिसमें कि अहम योगदान वाशिंगटन सुंदर का रहा। बोल सकते हैं कि ये पहला दिन, पुणे टेस्ट का पहला दिन उन्हीं का नाम रहा। उनका गजब का कहर रहा पूरे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के ऊपर और उन्होंने सत्ता जड़कर अपना भी एक स्टेटमेंट दिया कि हाँ, जैसे उनको ड्रैग करके लाया गया, क्योंकि वो रणजी के मैचेस खेल रहे थे और स्क्वाड में थे भी नहीं। और स्क्वाड में ऑलरेडी भारत के पास बेंच स्ट्रेंथ इतना स्ट्रॉन्ग है कि स्क्वाड में ऑलरेडी अक्षर पटेल भी बैठे हुए थे और कुलदीप यादव को ड्रॉप किया गया इस मैच में और अश्विन और जडेजा के साथ तीसरे स्पिनर के रूप में वाशिंगटन सुंदर को ड्रैग किया गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ड्रैग किया क्योंकि वो स्क्वाड में थे नहीं, वो रणजी के मैचेस खेल रहे थे और उनको डायरेक्ट रणजी के मैचेस से यहाँ पे ला के और सिर्फ स्क्वाड में ही नहीं लिया, बल्कि उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा भी बनाया, जो कि इस सोच को भी सैल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैप्टन, मैनेजमेंट, कोच इन्हों की कॉल होती है और ये एक बोल्ड कॉल था, क्योंकि ऑलरेडी जब आप टीम चुन लिए हैं और आपके पास अगर अक्षर पटेल का भी विकल्प है, तो ये सोच में आ भी सकता है कि क्या आप टीम चुनते समय कोई गलती कर दी कि आपने अक्षर पटेल को चुन लिया, लेकिन आपको जब ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ के बारे में पता चला, उनकी वीकनेसेस के बारे में पता चला कि हाँ भाई, न्यूजीलैंड के पास काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं, तो हमें ऑफ स्पिनर का विकल्प चाहिए होगा, तो इसीलिए अश्विन के साथ एक और ऑफ स्पिनर का उन्होंने ऑप्शन रखा और इसी के माध्यम से उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को रणजी के मैचेस से कॉल करके बुलाया और उनको सीधी प्लेइंग 11 का हिस्सा भी बनाया। और उन्होंने ये स्टेटमेंट भी रखा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस की वो तो काबिल तारीफ है। पहला दिन उन्हीं का नाम रहा, क्योंकि इस मैच में भी ऐसा ही लग रहा था जैसे स्टार्टिंग में 3 विकेट गए, पहला तीनों विकेट अश्विन के नाम ही गए, लेकिन उनके बैट्समैन के बीच में एक अच्छी खासी पार्टनरशिप भी पनप रही थी। 2 विकेट पे 138 रन थे और तीसरे विकेट जब 197 पे गिरे, तो ऐसा भी लग रहा था कि इनकी बैटिंग में तो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है, तो यहाँ से क्या वो फिर से 350 या 400 तक जा सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दिया। उनके बाद तीसरे विकेट गिरने के बाद अगले 62 रनों के अंदर पूरी की पूरी न्यूजीलैंड टीम आउट हो गई। 7 विकेट गिर गए और ये 7 विकेट वाशिंगटन सुंदर के नाम रहे। बैक टू बैक विकेट्स उन्होंने लिए, तो उन्होंने कैप्टन, मैनेजमेंट और कोच ये जो एक मल्टीपल एक डिसीजन था, जो उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं वाशिंगटन सुंदर को लाना और खिलाना है, वो उस पर खरे उतरे। वो बिल्कुल भी निराश नहीं किए और अपना तरफ से एक अच्छा स्टेटमेंट भी रखे कि नहीं, मैं भी हूँ, आई ऑल्सो एग्जिस्ट हेयर। और पहला टेस्ट हारने के बाद
टीम ने जैसा प्लान किया, उन्होंने जिस तरह से विकेट भी बनाया, पुणे का जो विकेट है थोड़ा सा ड्राई है, क्रैक्स भी बहुत ज़्यादा है विकेट में, और मतलब कि स्पिन के लिए तो ऑब्वियसली एक मददगार विकेट साबित हो ही गया। और जैसे जैसे इस मैच में आगे की और प्रोग्रेस होंगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा स्पिनर्स इस पर हावी हो जाएंगे और ज़्यादा मदद मिल सकता है उनको। तो अच्छा डिसीजन था इंडिया का। न्यूजीलैंड ने भी 3 स्पिनर्स के साथ उतरे हैं, उनके पास भी स्पिनर के तौर पर एजाज पटेल हैं, मिचेल सैंटनर हैं, और उनके ग्लेन फिलिप्स भी अच्छी खासी बॉलिंग डाल लेते हैं। और उनके पास इवन की चौथा ऑप्शन भी, अगर वो चाहें तो सचिन रविंद्र से भी बॉलिंग करवा सकते हैं, वो भी लेफ्ट हैंड स्पिनर हैं। तो वाशिंगटन सुंदर का जो इंक्लूजन था, उनको जो जोड़ा ऐड किया गया स्क्वाड में और खिलाया भी गया, तो ये डिसीजन बहुत ज़्यादा सही साबित हो गया इंडिया के लिए। न्यूजीलैंड बल्लेबाज को बिल्कुल भी समझ नहीं आया, वो अच्छी खासी गति के साथ स्पिन करा रहे थे और अच्छी खासी हाइट भी उनकी 6 फुट के हैं, 6 फुट के ऊपर के हैं, तो उनकी बॉल एक हाइट से आती है। तो न्यूजीलैंड बैटर्स को तो दिक्कत काफ़ी ज़्यादा उन्होंने दिया। वो उनके अगेंस्ट जब वो बैटिंग भी कर रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि शायद सबसे ज़्यादा उनको डिफिकल्ट वाशिंगटन के अगेंस्ट ही हो रहा है। और 7 विकेट जो उन्होंने लिए हैं उसमें से 4 बैट्समैन उन्होंने सीधा बोल्ड कर दिया। ये भी पता चल रहा है कि कितने ज़्यादा एक्यूरेट हैं और कितनी अच्छी बॉल उनकी स्पिनों के अंदर भी आ रही थी कि बैट्समैन को कुछ पता ही नहीं चल रहा था, चाहे वो लेफ्ट हैंडर बैटर्स हों या राइट हैंडर हों। 4 विकेट उन्होंने बोल्ड कर दिए। और वहीं अगर बात करूँ टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया जब बैटिंग करने उतरी तो भारत को 1 रन के स्कोर पर ही उनका पहला झटका उनके कप्तान रोहित शर्मा आउट हो गया, और वो बिना खाता खोले फिर से एक डक का सामना किए, और वो बिना खाता खोले टीम सऊदी का शिकार हो गए। टीम सऊदी ने एक बहुत अच्छी बॉल डाली और उससे रोहित शर्मा क्लीन बोल्ड हो गया। हल्की आउटस्विंग कर रही थी बॉल पड़ के हल्का निकला। रोहित शर्मा को लगा कि शायद ये बॉल अंदर की तरफ आएगा, बट वो समझ नहीं सके, बॉल हल्की बाहर गई और उनके ऑफ स्टंप के टॉप में लगा और रोहित शर्मा उनका शिकार हो गया। और फिलहाल क्रीज पर सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल मौजूद थे, और दिन का खेल खत्म होते होते कुल 11 ओवर भारत ने बैटिंग की और भारत ने 1 विकेट खोकर 16 रन बनाए, जिसमें से सुमन गिल ने 10 रन बनाए और यशस्वी जायसवाल के 6 रन है, और दोनों ही बल्लेबाज नाबाद रहे और पहले दिन का खेल खत्म हुआ। तो जैसे कि भारत का पहला विकेट तो गिर गया, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज जो भी क्रीज पर मौजूद है, तो ये दूसरा दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि टेस्ट मैच में 3rd डे और 4th डे मूविंग डे होता है, बट यहाँ पे जितने अच्छे तरीके से इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग किया, खास करके वाशिंगटन सुंदर ने और रविचंद्रन अश्विन ने 10 के 10 विकेट इन दोनों ने मिलकर ही ले ली। दोनों तमिलनाडु से बिलोंग्स करते हैं, तो ये 10 विकेट चेन्नई के नाम ही रहा। तो जैसा कि दूसरे दिन का खेल स्टार्ट होगा, तो भारत का पहला टारगेट तो ये रहेगा कि पहला सेशन और दूसरा सेशन अच्छे से बैटिंग करके निकाल दिया जाए। पहला सेशन अगर भारत निकाल लेती है अच्छे से विदाउट लूजिंग एनी विकेट, अगर ये दोनों कल लंच तक अगर बैटिंग कर जाते हैं, तो भारत एक अच्छी मजबूत स्थिति में होगी, शायद 100 रन या 100 रन से ऊपर भी हो सकती है। तो इतना आसान तो विकेट होगा नहीं, उनके पास भी स्पिनर्स हैं, वो भी क्वालिटी स्पिनर्स हैं। तो देखना होगा कि हमारे बैट्समैन किस तरीके से बैटिंग करते हैं, क्या गेम प्लान रहता है, और जो बैट्समैन भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आने वाले जो बैट्समैन हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर पोटेंशियल है, तो उनको ही प्रूव करना होगा। सरफराज को जैसे कि इस टीम में और मतलब कि रखा गया है, उनको ड्रॉप नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था। पिछले वीडियोस में भी फर्स्ट टेस्ट मैच जो खत्म हुआ उसके बाद भी हम लोग इसी विषय पे बात कर रहे थे कि क्या फिर से मतलब कि केएल राहुल के ये लोग एक और मौका देंगे, उनको ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि उनके साथ एक रहती है, उनको बैकिंग मिलती है, काफ़ी टाइम से वो टीम के साथ हैं, तो थोड़ा सा तो स्पेशल ट्रीटमेंट उनको मिलता है बाकी खिलाड़ी के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो। लेकिन इस बार जिस तरीके से लोग आवाज़ उठा रहे थे कि नहीं, उनको बैक किया जा रहा था सरफराज को, इतनी अच्छी बैटिंग करने के बाद, इतनी अच्छी पारी खेलने के बाद, मैच ऑलमोस्ट वो एक हिस्टोरिकल पारी था, मैच विनिंग हो सकता था अगर केएल राहुल और बाकी बैटर्स भी अगर रन बना लिए तो शायद इंडिया वो मैच जीत भी सकती थी। तो जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग किया था तो सरफराज का तो ड्रॉप होना बनता ही नहीं था, लेकिन फाइनली ये अच्छा लगा कि हाँ केएल राहुल पे एक डिसीजन लिया गया, केएल राहुल को बैठाया गया, समझाया गया उनको कि नहीं, you need to sit because we can't drop Sarfaraz out because he has batted so well in the first game, so he need to be given chances. So केएल राहुल को भी ये सोचना होगा कि नहीं, हमें और मेहनत करनी चाहिए, मतलब कि
ज़रूरत पड़े तो डोमेस्टिक भी खेलना चाहिए। देख रहे हो कि डोमेस्टिक में जिस तरह से खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि वाशिंगटन सुंदर डोमेस्टिक खेलते खेलते आए और कैसा परफॉर्म किया उन्होंने, आप देख ही रहे हो। इवन की बैटिंग भी वो कर लेते हैं, तो बैटिंग करते हुए भी तमिलनाडु की तरफ से उन्होंने हाल में ही शतक मारा। तो वो अच्छे खासे अश्विन और वाशिंगटन सुंदर अच्छे खासे कैपेबल है बैटिंग करने के लिए। इवन की अक्षर पटेल और जडेजा भी, तो हमारे स्पिनर्स भी ऐसे हैं कि बैटिंग भी कर लेते हैं, तो ये एक इंडिया के लिए एडवांटेज रहती है। तो जहाँ तक बात हो रही थी सरफराज और केएल राहुल की, तो केएल राहुल का तो ड्रॉप होना बनता था, लेकिन सरफराज को अच्छा किया, उन्होंने मौका दिया, उनके कॉन्फिडेंस को भी कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिला। नहीं तो अगर कहीं ड्रॉप हो जाते तो कॉन्फिडेंस से भी वो लो हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना था। और बात था ऋषभ पंत की, तो कहीं उनके कहा जा रहा था कि उनकी नीज में थोड़ी बहुत चोट है, तो टचवुड ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ खास इंजरी नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा फिट है, वो काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक्स हैं, तो वो अपने आप को अच्छे से मेंटेन करते हैं, अपनी बॉडी का अच्छा से ख्याल रखते हैं। तो वो भी इस मैच का हिस्सा रहे, तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि ऋषभ पंत का तो ऑपोजिशन पे एक हवा रहता ही है, एक खौफ तो रहता ही है। ऋषभ पंत जैसा इतना खतरनाक अटैकिंग डोमिनेटिंग बैट्समैन अगर बीच में आके वो कहीं से भी मैच का रुख को बदल सकते हैं, तो ऐसा बैट्समैन आपकी टीम में ज़रूर चाहिए होगा। और सरफराज भी ऑलरेडी टीम में है, जो कि स्पिन को काफ़ी अच्छा खेलते हैं। ये स्पिनिंग ट्रैक है, यहाँ पे देख ही रहे हैं कि किस तरह से इंडियन स्पिनर्स ने बॉल डाले। हालांकि उनके पास भी 3 स्पिनर्स है, बट उम्मीद किया जाएगा कि सरफराज, ऋषभ पंत ये लोग अच्छे बैटिंग करेंगे स्पिनर्स के अगेंस्ट में। और अभी क्रीज पे सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों ही यंगस्टर मौजूद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे बैट्समैन है, काफ़ी ज़्यादा कैपेबल बैट्समैन है दोनों ही। तो अगर ये कल का दिन ये दोनों अगर अच्छे बैटिंग करते हैं, अगर दोनों ही शतक मार देते हैं, तो कितना अच्छा हो जाएगा ना इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक कल तक लीड भी ले लेगी, शायद 70, 80 या 90 या 100 रन कुछ भी कल के दिन का खत्म होते होते। फिर तीसरा दिन जब स्टार्ट होगा, तो उस लीड को जितना ज़्यादा इंडिया अगर एक्सटेंड कर पाएगी, जितना ज़्यादा उस लीड को बढ़ा पाएगी, तो भारत के पास एक मौका भी रहेगा कि इनिंग्स से जीतने का। अगर वो कहीं से 200 प्लस अगर रन बना देती है, और टारगेट टारगेट तो नहीं होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड उसको फिर उस रन को ओवरकम करके फिर उसको इंडिया के लिए टारगेट सेट करना होगा। तो इंडिया कहीं अगर 450 रन, जैसे कि अगर ये लोग 259 बनाए, तो इंडिया कहीं अगर 450 या 500 तक बना लेती है, अगर बैटर्स अच्छे परफॉर्म कर देते हैं, तो फिर इंडिया को, हमको नहीं लगता है कि दोबारा बैटिंग करने के लिए उतरना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए आसान होने वाला है नहीं। तीसरे और चौथे दिन और भी ज़्यादा विकेट स्पिनर्स के लिए मददगार हो सकता है, और न्यूजीलैंड बैटर्स फिर से फंसेंगे। 250-300 रन चेस करना उनके लिए आसान, मतलब कि अगर 250-300 का लीड इंडिया दे, तो उनको ओवरकम करके इंडिया को लीड देना उनके लिए आसान नहीं होगा। उसी रन में ही वो उलझ के रह जाएंगे, और उनके लिए शायद इनिंग्स डिफीट भी हो सकता है। तो पहला टारगेट तो ये रहेगा कि कल पहला सेशन अच्छे से खेल के निकाला जाए, और आने वाले भी जो बैटर्स होंगे उनसे भी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। विराट कोहली हैं, सरफराज है, ऋषभ पंत है, तो अच्छा है, बैटिंग अच्छी है हमारे पास। वाशिंगटन भी है, जडेजा है, अश्विन है, तो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है हमारे पास बैटिंग में। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि भारत इस मैच में अभी कल अगर पहला सेशन अगर अच्छे से निकाल दे, तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी बैटिंग के लिए आसान होगी विकेट। जब धूप निकलेगी तो आसान भी होगी, ऐसा नहीं है कि दिन भर दिक्कत होगा। और हमारे बैटर्स भी तो हैं कि जो स्पिनर्स को अच्छे खेल सकते हैं। अगर दोनों टीमों की स्पिनर्स की अगर आप क्वालिटी में अगर आप डिफरेंशिएट करें, तो ऑब्वियसली हमारे स्पिनर्स ज़्यादा अच्छे हैं। तो उम्मीद यही किया जाता है कि हमारे बैटर्स भी उनके स्पिनर्स को अच्छे से ही खेलेंगे। पर जहाँ तक रही फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि हमारे बॉलर्स को विकेट वैसा नहीं मिल रहा है। सिराज को भी ड्रॉप किया गया, ये अच्छा डिसीजन था, क्योंकि आकाशदीप डिजर्व करते थे एक जगह। आकाशदीप आए टीम में, और सही था उनको लाना भी डिसीजन। तो बुमराह और वो दोनों अच्छा स्पेल डाले थे जो टीम का शुरुआत हुआ था, बट ऐसा कुछ सक्सेस मिला नहीं। बट आप देख सकते हो न्यूजीलैंड पेसर्स के साथ अगर कंपेयर करेंगे, तो दिन के अंत में भी आके उनके बॉलर्स विकेट लेके जा रहे हैं, और विकेट भी तो किसका, रोहित शर्मा का, और ऐसी बॉल डाल के उनको बोल्ड करके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि उनके बॉलर्स इस विकेट से भी अपनी स्किल्स को सही से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, और वहाँ पे भी वो अपना जलवा दिखा रहे हैं। और जिस तरह से आउट किया, देखिए हमारे 10 विकेट स्पिनर्स ले लिए, और उनकी तरफ से पहला विकेट उनका फास्ट बॉलर ले गया, और वो भी कप्तान रोहित शर्मा का। तो ये चीज़ भारत को थोड़ा सा देखना होगा कि कहाँ पे चूक हो रही है, फास्ट बॉलर्स कहाँ पे किस एरिया को हिट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, या हाइट का एक इशू है, क्योंकि उनके बॉलर्स का हाइट भी ज़्यादा है। तो हो सकता है ना कि हाइट की वजह से उनको वो लेंथ प्राप्त हो रही है जो शायद इंडियन बॉलर्स को नहीं हो रही। तो इंडियन बॉलर्स को वो जगह, वो स्पॉट फाइंड आउट करना होगा जहाँ से वो बॉल को मूव करा सके। पर हमारे पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, तो उम्मीद रहेंगी कि फास्ट बॉलर भी खरे उतरे, साथ में तो स्पिनर्स का साथ रहेगा ही। तो कुल मिला के एक अच्छे मैच का हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस मैच में बहुत कुछ होना बाकी है, और ये मैच तो इंडिया के लिए जीतना ही होगा। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल अगर इंडिया लीड ले लेती है, 3 विकेट 4 विकेट अगर दिन भर में गिरते हैं, और भारत अगर अच्छी पोजीशन में रहती है, तो फिर भारत को दोबारा बैटिंग करना नहीं पड़ेगा। तो ये तो रहा इस मैच का बात।
इस मैच में अभी बहुत बाकी है, कल दूसरे दिन है, फिर तीसरे दिन है। इस मैच में हम लोग आगे भी बातें करते रहेंगे और उम्मीद यही करेंगे कि भारत ये मैच जीत जाए। वहीं अगर बात करें इंग्लैंड और पाकिस्तान की, तो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच जो तीसरा मुकाबला है वो रावलपिंडी के मैदान में खेला जा रहा है, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। तो यहाँ पे इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इससे पहले इस सीरीज़ में 2 मैच ऑलरेडी हो चुका है। दोनों मैच मुल्तान में खेले गए थे और पहला मैच तो हिस्टोरिकल टाइप से इंग्लैंड जीती और पाकिस्तान को भी हिस्टोरिकल डिफीट मिली, मुँह के खानी पड़ी थी जिस तरीके से उन्होंने ट्रैक बनाया था और फास्ट बॉलर्स उनके भी कुछ भी नहीं कर सके और इंग्लैंड ने 850 रन ठोक दिए और उनको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट होना पड़ा था उस मैच के बाद। फिर दूसरे मैच में उन्होंने अपना प्लान चेंज किया, सेम विकेट पे ही खेल हो रही थी बट उस विकेट को उन्होंने स्पिनिंग ट्रैक बनाया और वो पाकिस्तान के लिए कारगर साबित हुआ क्योंकि वहाँ पर वो मैच जीते। वहाँ पे नुमान अली ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, साजिद खान ने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की। इन दोनों बॉलर्स के दम पर पाकिस्तान ने वहाँ पे मैच जीत किया और उनके जो नए बैटर थे जिन्होंने बाबर आजम को रिप्लेस किया, बाबर आजम को तो ड्रॉप कर दिया पाकिस्तान ने, उनके बदले जो बल्लेबाज आए कामरान गुलाम, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी से परफॉर्मेंस किया और वो भी अपना जगह वहाँ पे टीम में बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने कुल 68.2 ओवर में 267 रन बना सके और 267 रन पे ही उनकी पूरी की पूरी टीम सिमट गई। जैसा हाल इधर न्यूजीलैंड का हुआ कुछ हद तक हाल उधर इंग्लैंड का भी हुई है और वहाँ पे भी इसी तरह का स्पिनिंग ट्रैक बनाया गया। जैसे कि हमारे वाशिंगटन और अश्विन ने सारे विकेट ले लिए तो उनके स्पिनर्स ने भी इंग्लैंड के सारे विकेट झटक लिए। फिर से साजिद खान ने उनकी तरफ से 6 विकेट लिए, एक ज़बरदस्त स्पेल फिर से डाली और नुमान अली ने 3 विकेट लिए और जाहिद महमूद ने 1 विकेट लिए। तो कुल उनके स्पिनर्स ही स्पेल डाली, यहाँ तक कि उन्होंने फास्ट बॉलर एक ही खिलाया है, आमिर जमाल, जिनको उन्होंने इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। 69 ओवर के पारी में पाकिस्तान ने एक भी ओवर फास्ट बॉलर से नहीं डाला है। एक ही फास्ट बॉलर था, उनको उन्होंने यूज़ ही नहीं किया, इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। तो सारे ओवर से उनके स्पिनर से डाल गए और 10 के 10 विकेट स्पिनर से लिए। और जब पाकिस्तान बैटिंग करनी उतरी तो पाकिस्तान ने भी कुछ खास कर नहीं पाया क्योंकि उन्होंने भी 73 रन के अंदर ही अपने 3 विकेट खो दिए और उनके तीनों टॉप के बैटर्स अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब और कामरान गुलाम जो पिछले टेस्ट मैच में शतकवीर थे, तो ये तीनों बैट्समैन उनके आउट हो गए और शान मसूद और साउथ शकील क्रीज पे मौजूद थे। दोनों 16-16 रन बना के खेल रहे हैं और पहले दिन का खेल वहाँ पे समाप्त हुआ। तो सीरीज़ उनकी भी 1-1 की टाइप पे है। तो ये मैच पाकिस्तान जरूर जीतना चाहिए क्योंकि उनके घर पे हो रहा है, लेकिन इंग्लैंड को हराना आसान नहीं होगा क्योंकि उनके पास भी स्पिनर्स हैं और उनके तो जैसे कि हम इनके टीम सऊदी फास्ट बॉलर विकेट ले रहे हैं, सेम उधर भी हो हाल है। हमारे से भी स्पिनर्स लिए जा रहे हैं, उनके फास्ट बॉलर भी ले रहे हैं। उनके जो गस एटकिंसन बॉलर है उन्होंने 1 विकेट ले लिया। गस एटकिंसन ने कामरान गुलाम को आउट कर दिया जो उनके शतकवीर थे और बाकी 2 विकेट जो गिरे हैं बाकी 2 उनके स्पिनर्स लिए हैं। एक जैक लीच ने लिया है और एक शोएब बशीर ने लिया है। तो उनके पास भी 3 स्पिनर्स हैं, जैक लीच, शोएब बशीर और रिहान अहमद। तो इंग्लैंड भी चाहेगी कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द आउट किया जाए और दूसरे इनिंग्स में फिर से अच्छे बैटिंग करके कुछ ऐसा टारगेट दिया जाए कि जो 4th इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होती है। मैच तो इंटरेस्टिंग होने वाला है, दोनों टीमों के पास 3-3 स्पिनर्स हैं और स्पिनिंग ट्रैक है। देखना होगा कौन अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं अपने आप को और इस मैच में क्या नतीजा निकलता है। ये तो रहा इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच। वहाँ एक और टेस्ट मैच खेला जा रहा है, 3 टेस्ट मैच चल रही है अभी, इधर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, उधर इंग्लैंड पाकिस्तान का और तीसरा जो खेला जा रहा है वो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा था, जो कि पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश के शेरे बांग्ला स्टेडियम ढाका में खेला गया। ये 2 मैचों की श्रृंखला है जिसमें पहला मैच तो साउथ अफ्रीका ने बहुत आसानी से जीत लिया और एक बढ़त 1-0 का लीड भी ले लिया। यहाँ पे पहली पारी में बांग्लादेश ने 106 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 308 रन बना लिए, तो उनके पास 202 रनों का लीड था। दूसरी पारी में जब बांग्लादेश फिर से बैटिंग करने उतरे तो वापस से वो 307 रनों में ही सिमट गए। तो साउथ अफ्रीका को टारगेट 106 रनों का मिल गया जो आसानी से चेस कर लिया, 7 विकेट से जीत लिया। 3 विकेट सिर्फ साउथ अफ्रीका की गिरी दूसरी पारी में और ये मैच वो आसानी से जीत गए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। प्लेयर ऑफ द मैच उनके कायल वर्नाइन है जो उनके विकेट कीपर बैटर हैं, वो शतकवीर थे तो वो इस मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये सीरीज़ भी क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया तो दोनों थ्रू है ऑलमोस्ट, क्योंकि दोनों टीम लग रही है टॉप में है और ये दोनों टीम क्वालिफाई तो करेंगी और खेलेंगी एक दूसरे के साथ। लेकिन जैसे कि भारत पहला मैच अपना हार गया, अब तो मैंडेटरी हो गया कि दूसरा और तीसरा मैच भारत को जीतना ही होगा और उसके बाद जो
बीजीटी आने वाले, वो आसान होने वाला तो है नहीं। इससे पहले 2 लगातार वो बीजीटी ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनको हराए हैं, बट इस बार आसान नहीं होने वाला है। ये मेरा एक इनर फीलिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को वहाँ 2 मैच तो एटलीस्ट जीतना ही होगा, और ये जो बाकी 2 मैच हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये 2 मैच तो जीतना ही होगा। तो 4 मैच अगर भारत जीत जाएंगे तो भारत के लिए समीकरण आसान हो सकता है। बट जैसे कि न्यूजीलैंड पहला मैच भारत को हरा दिया, और इधर साउथ अफ्रीका भी पहला मैच बांग्लादेश को हरा दिया, तो साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ा सा समीकरण बदल गया, क्योंकि वो रेस में है। ऐसा नहीं कि वो WTC के जो क्वालिफिकेशन के जो भी क्राइटेरिया है उनसे बिल्कुल बाहर हो गया। बाहर की टीम खारिज हो गई है, लेकिन साउथ अफ्रीका अभी भी इस रेस में है। तो अगर साउथ अफ्रीका ये सीरीज जीत जाए, इसके बाद उनकी होम सीरीज है, वो अपने घर में खेलेंगे श्रीलंका के साथ, तो वो शायद उनके कंपेटिवली वो ज़्यादा आसान होगा। तो साउथ अफ्रीका भी, उनके लिए भी एक ऑप्शन खुला हुआ, वो भी चाहेंगे कि अपने मैचेस को जीतें और वो भी वहाँ पे अपनी दावेदारी पेश करें। तो उससे पहले जो भी है, इंडिया को अपने मैचेस जीतने होंगे। अगर इंडिया अपने मैचेस जीत जाती है तो साउथ अफ्रीका अगर जीत भी जाती है तो फिर भी वो पीछे रह जाएंगे। लेकिन इंडिया अगर ये सीरीज़ बाय चांस अगर घर पे अपनी हार जाती है, और बीजीटी टफ होने वाला इंडिया के लिए आसान होगा नहीं। अगर कुछ ऐसा, क्रिकेट है ना, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर कुछ ऐसी वैसी हो जाए, अगर इंडिया बीजीटी में भी अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाए, न्यूजीलैंड में भी कुछ ऐसा मतलब कि अपसेट हो जाए, तो फिर साउथ अफ्रीका के लिए चांस बन सकता है। साउथ अफ्रीका भी अपने आप को कंसिडर करेगी। तो अगर ऐसा केस होता तो फिर साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगी WTC के लिए। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति है। इंडिया हालांकि टॉप में है, 1 नंबर में इंडिया है, 2 नंबर में ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़्यादा रहा आसान है। इंडिया के लिए भी हो जाएगा अगर इंडिया ये दोनों मैच जीत जाए, और बीजीटी में तो 5 मैचों की श्रृंखला में तो 2 इंडिया जीत जाएगी, इतना तो हम लोग उम्मीद कर ही सकते हैं। तो ये तो रहा अभी सारे टेस्ट मैचों का हाल। तो इसी तरह हम लोग सारे मैचेस के अपडेट्स के साथ आते रहेंगे। कोशिश करेंगे जो भी मैचेस हो रही हैं सबको कवर करने की। तो क्रिकेट रिकैप चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और आने वाले जो भी सीरीज़ होगी, आने वाले जो भी मैच या ऑनगोइंग जो भी सीरीज़ चल रही है, उन पर हम लोग बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।